नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इतिहास में पहली बार रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक वीडियो सामने आई है जहां पर इनकी मिलिट्री एक कार्गो शिप को धर लेती है और जो भी यहां पर कच्चा तेल पड़ा था यूएस इसको सीज कर लेता है। इधर आप देख पाओगे अगेन, मैंने कभी उम्मीद की नहीं थी कि ऐसी वीडियो हमको जेन्युइनली देखने को मिलेगी। ओवर द ईयर्स काफ़ी बार यूएस पे आरोप लगे हैं कि यूएस ने कई देशों की जो ऑयल की आउटपुट है ये ऑयल चुपचाप ले लिया इनका, सीरिया फॉर एग्जांपल, बट कभी इसका कुछ कंक्रीट एविडेंस दिखा नहीं। इस पर्टिकुलर केस में पहली बार यूएस की फोर्सेस सीज कर लेती है ऑयल टैंकर्स ऑफ वेनेजुएलन कोस्ट। नाउ बात यहां पर ही आती है, अगर ट्रंप का जो मेन मुद्दा था इनिशियली कि वेनेजुएला से बहुत सारे ड्रग्स आते हैं यूएसए में, अगर वो मेन इशू है तो इनकी कार्गो शिप का जो ऑयल है ये क्यों सीज किया जा रहा है। और अब लग रहा है कि यूएस ये बार बार करेगा। जो ये वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। बाय द वे, रशिया ने इस इवेंट को लेकर एक डायरेक्ट थ्रेट दिया है यूएसए को कि यूएसए को रुकना होगा, नहीं तो बहुत ही जल्द साउथ अमेरिका में एक और जंग शुरू हो जाएगी। स्टॉप बिफोर अनदर वॉर। मगर टू बी ऑनेस्ट, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप F-35 और वेरियस और एयरक्राफ्ट्स लगातार वेनेजुएला के आसपास भेज रहे हैं, इट अपीयर्स के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक बड़ी वॉर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। नाउ ये आप देख पाओगे, ये आपके सामने एक ऑयल टैंकर शिप है वेनेजुएला की। नाउ यूएसए का ये कहना है कि ये शिप इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से रजिस्टर्ड नहीं है। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये बता दूं, ये जो लॉजिक यूज कर रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है यूएस। क्योंकि एक बार को आप कह सकते हैं चलो ठीक है ये ऑयल टैंकर की शिप है, ये यूएसए का ये कार्गो आ गया, ठीक है नेवी सील्स यूएस के उतर रहे हैं, ठीक है ओके, और पूरी जो ये शिप है इसको धर लिया और जो भी ये यहाँ पर ऑयल के यहाँ पे जो बैरल्स हैं इनको यूएसए ने सीज कर लिया। इससे हमें क्या इससे इम्पैक्ट आता है? वेल, जो यूएस का लॉजिक है ना ये सब करने का, ना अगेन यहाँ पे आपको सोचना होगा ठंडे दिमाग से, क्या चीज़ रोकती है कि कल को चाइना ये किसी और कंट्री के साथ ना करना शुरू कर दे, इंडिया या फिर रशिया या फिर यूएस। कहीं ना कहीं हम एक इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करते हैं ना, तो यूएस यहाँ पर कह रहा है कि ये जो कार्गो शिप है ना ये वेनेजुएला के शैडो फ्लीट की है। मतलब कि ये अनरजिस्टर्ड शिप्स होती हैं। इंटरनेशनल ये जो एजेंसीज हैं जो कार्गो शिप्स को करती है मॉनिटर, वहाँ पर ये शिप्स रजिस्टर्ड नहीं होती। बेसिकली इलीगल तरीके से भी आप कह सकते हैं एक शैडो फ्लीट ये चल रही है। इसमें कोई इंश्योरेंस नहीं होता, कोई देश कल को क्लेम नहीं कर सकता कि ये शिप इनको बिलोंग करती है, क्योंकि अगेन कोई प्रॉपर पेपर वर्क होगा नहीं। और इंडियन पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूएस की तरफ से ना पिछले कई महीनों में ये क्लेम किया गया है कि इंडिया को बहुत सारा जो रशिया का ऑयल आ रहा है वो इसी तरीके की जो शैडो फ्लीट शिप है रशिया उससे भेज रहा है। तो कल को अगर मान लीजिए इंडिया की तरफ कोई कार्गो शिप आ रही है जिसमें ऑयल है, यूएस इसको इसी तरीके से धर लेता है और ऑयल ले जाता है, नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट। और मैं आपको बता दूं इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब मुझे पता नहीं कि वो शिप भारत की तरफ ही आ रही होगी तो धरी जाएगी, बट मैं साफ साफ देख पा रहा हूं, ये मतलब क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है कि यूएसए ने ये करके रशिया को एक डायरेक्ट मैसेज भेजा है कि वेनेजुएला की जो शैडो फ्लीट की शिप है उसके साथ हम ये करते हैं, अगला नंबर तुम्हारा है। और आप अगर जियोपॉलिटिकल टर्म्स में मुझसे पूछे कि यूएस यहाँ पे क्या करके दिखा रहा है, तो मैं ये कहूँगा ये एक ऑयल ब्लॉकेड है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है ऑब्जर्व करना कि यूएस इस ब्लॉकेड को कैसे कैरी आउट करता है। जब भारत पे 26/11 आतंकवादी हमला हुआ था ना, तब भारत की सरकार ने बताया जाता है कंसिडर किया था कि पाकिस्तान का ना नेवल ब्लॉकेड कर देते हैं। पाकिस्तान की जो भी आप कह लीजिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं इसको हम ब्लॉक कर देंगे अपनी नेवी से। अभी भी ऑप्शन ओपन है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज दिस। कल को अगर मान लीजिए हमें बड़ा एक्शन लेना है पाकिस्तान के अगेंस्ट, भारत अगर मान लीजिए बिल्कुल ब्लॉकेड कर लेता है पाकिस्तान का विद इट्स नेवी, पाकिस्तान कुछ ज़रा कर नहीं पाएगा उस केस में। खैर, ये भी जो यूएस कर रहा है आज के समय, इसको आप कहोगे एक ऑयल ब्लॉकेड। ऑल टुगेदर पूरे वेनेजुएला की कोस्ट का ब्लॉकेड हुआ नहीं है, बट अब यूएस बेसिकली घेराव कर रहा है। पुराने ज़माने में आपको पता होगा जिस तरीके से किले का घेराव कर लिया जाता था, वेट किया जाता था कि अंदर जो बैठे लोग हैं कैसे इनके पास रिसोर्सेज कम होते जाएं और जब बहुत ज़्यादा ये लोग कमज़ोर हो जाएंगे तब एक अटैक किया जाएगा।
तो यूएस अभी के लिए एक ऑयल ब्लॉकेड कर रहा है और उसके बाद मैं आपको बता दूं अगली चीज क्या होने वाली है। और अगेन ये सब बातें मैंने आपको कई महीने पहले बता दी थी कि होगी। अल्टीमेटली ट्रम्प का टारगेट है वेनेजुएला की बॉम्बिंग करना और बहुत ही जल्द आप देखोगे डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑलरेडी थ्रेटन कर दिया है कि ये लैंड स्ट्राइक्स करने वाले हैं। यूएसए की जो मिलिट्री है अपनी फुल फोर्स दिखाने वाली है वेनेजुएला में। और टू बी ऑनेस्ट मुझको पता नहीं कि साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इससे कितना डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अपने आप में बहुत ही सुंदर कॉन्टिनेंट है, बहुत अच्छे देश है यहाँ पर, ब्राजील, अर्जेंटीना, फुटबॉल का कल्चर है। अब वॉर इस कॉन्टिनेंट के दरवाजे पे खड़ी है। यूएसए की इन स्ट्राइक्स के बाद क्या होगा, यूएस किस लेवल की स्ट्राइक्स करेगा, क्योंकि अब देखो यूएसए की एक जो ऑफिशियल एक लाइन होती है वो अलग होती है, जो ये ग्राउंड पे करते हैं वो अलग होता है। अभी भी आप अगर देखो ट्रम्प कह रहे हैं कि जी हम ड्रग्स के पीछे हैं, बट इन रियलिटी एज यू कैन सी एक पूरे रिजीम को गिरने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या ये सब रुक सकता है, देखिए एक पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि निकोलस मदुरो यूएसए की सरकार के साथ एक एग्रीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। इस समझौते के अंदर क्या होगा कि निकोलस मदुरो कहेंगे डोनाल्ड ट्रम्प को कि अच्छा ठीक है, ये सब इसलिए किया जा रहा है ना कि मैं कुर्सी छोड़ दूं। चलो ठीक है, मैं कुर्सी छोड़ दूंगा, उसके बदले में मुझको कुछ चीजें चाहिए। नंबर 1, 200 मिलियन यूएस डॉलर्स। क्यों? देखिए लाइफस्टाइल है एक आदमी का, प्रेसिडेंट है आज के समय वेनेजुएला के। अब किसी और देश में ये भागेंगे, वहाँ पे चाहते हैं इनके पास बढ़िया घर हो, लग्जूरियस गाड़ियाँ हो, जो लाइफस्टाइल इनको अब मिला हुआ है वो कंटिन्यू करने के लिए कहते हैं 200 मिलियन डॉलर तो मुझको चाहिए। उसके अलावा बताया जा रहा है ये चाहते हैं कि इनके जो करीबी गवर्नमेंट मिनिस्टर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनको भी एक नए देश की नागरिकता दी जाए और वहां पे मिले इनको लीगल इम्यूनिटी। ये कह रहे हैं कि चलो ठीक है, यूएस चाहता है कि यहाँ पे ये लोग प्रो यूएस गवर्नमेंट बिठा ले, आप बिठा लो। और एक तरीके से आप कह सकते हैं मदुरो की जो ये नेगोशिएशन है काफ़ी प्रैक्टिकल है, लॉजिकल भी है, क्योंकि यूएस की मिलिट्री के सामने वेनेजुएला कुछ नहीं कर पाएगा। यूएस को जब करना होगा, आई मीन डोनाल्ड ट्रम्प बस धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हैं। अगर यूएस कल चाहे ऐसी अंधी बॉम्बिंग होगी वेनेजुएला की, कई लोग मारे जाएंगे। आप सबको पता है यूएस इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री इन द वर्ल्ड। तो मदुरो को पता है कि जिस तरीके से सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ था, गद्दाफी के साथ जो हुआ था, इनके साथ भी हो सकता है। तो इसको काउंटर करने के लिए मदुरो ने अपना एक ऑफर दिया है कि आप भी क्यों अपने हाथ यहाँ पे खून से रंग रहे हैं, क्यों लोग मरे, क्यों वायलेंस हो, सीधा 200 मिलियन यूरो एक देश में मुझे मेरे मिनिस्टर्स को जाने दो, वहां पर लीगल इम्यूनिटी हमको मिलनी चाहिए, कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी उस देश की नहीं होनी चाहिए वेनेजुएला के साथ। और अगर डोनाल्ड ट्रम्प इन शर्तों को लेकर मान जाते हैं तो क्वाइट पॉसिबली हो सकता है कि कुछ यहाँ पे हो ही ना, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट खुद यहाँ पे रिजाइन कर दें, रातों रात वेनेजुएला छोड़ के भाग जाएं, नए प्रेसिडेंट यहाँ पे ओथ ले लें और एक आप कह सकते हैं ब्लडलेस कू यहाँ पे हो जाएगा ना। क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अब सिंस ये बात पब्लिक डोमेन में आ चुकी है, क्या डोनाल्ड ट्रम्प इसको ओपनली एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि एक बार को आप कह सकते हैं शायद कर भी ले, और कोई यूएस का प्रेसिडेंट होता तो शायद ना करता, बट ट्रम्प को अपनी आप कह लीजिए मॉरल स्टैंडिंग को लेकर इतनी कोई चिंता है नहीं। वो एक बार को अपने देश के लोगों को कह देंगे कि मैं क्या करता, इनोसेंट लोगों पर बॉम्बिंग कर देता, मैंने शांति का रास्ता चुना क्योंकि मैं शांति का प्रेसिडेंट हूँ, ऑलरेडी 50 वॉर्स खत्म कर चुका हूँ, ये 51st वॉर मैंने खत्म कर दी। तो वो ट्रम्प का जो वाला नैरेटिव है उसमें भी ये फिट बैठता है। सो आने वाले समय में देखना होगा कि होता क्या है। क्या ट्रम्प ट्रिगर दबाते हैं और वेनेजुएला की उसी तरीके से बॉम्बिंग स्टार्ट हो जाती है जिस तरीके से मिडल ईस्ट के कई देशों की हुई थी? और मैं आपको ये बता दूं, एक बार ये कार्रवाई साउथ अमेरिका के एक देश में शुरू हुई तो उसके बाद वहां पर नहीं रुकेगी। यूएस फिर पूरे साउथ अमेरिका में कई देशों को ठीक करेगा अपने हिसाब से। सो आने वाले समय में एक पूरे कॉन्टिनेंट का आने वाला फ्यूचर कैसा होने वाला है उसकी एक प्रॉपर हमें एक आप कह लीजिए रोड मैप मिल जाएगा। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके इम्प्लीकेशंस इन द फ्यूचर भारत को भी अफेक्ट कर सकते हैं। आने वाले कुछ सालों में भारत में भी सेंसस होने वाला है। सरकार ने इसके लिए 11,000 करोड़ रुपए अप्रूव कर दिए हैं और आपको बताना है कि अब ऑफिशियली किस साल भारत सेंसस कंडक्ट करेगा। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, साल 2030, साल 2027, साल 2029 या फिर साल 2035। आई एम सॉरी अगर कुछ साउथ इंडिया से लोग देख रहे हैं और स्टेट से लोग देख रहे हैं जहाँ पे हिंदी इतनी नहीं बोली जाती। कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप जब नंबर्स बोलते हो तो
इंग्लिश में बोल दिया करो, सो आई विल जस्ट रिपीट माई सेल्फ। 2030, 2027, 2029 या फिर 2035। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। रिसेंटली लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ने एक लिस्ट निकाली उन करियर्स की जो सबसे ज्यादा इन डिमांड है इन द टेक सेक्टर, और गेस करिए इस लिस्ट में रैंक 2 पर कौन सा करियर था। इधर आप देख पाओगे रैंक 1 पर एआई मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, ऑब्वियसली रैंक 2 पे आपको लिख जाएगा डेटा एनालिस्ट एंड डेटा साइंटिस्ट। भारत में लोग अभी भी समझ नहीं रहे कि दुनिया में, ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में डेटा एनालिस्ट की डिमांड कितनी ज्यादा है और इनकी डिमांड इन द फ्यूचर कितनी ज्यादा बढ़ती रहेगी। और अगेन, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा कोई जीनियस होने चाहिए। आप मैथमेटिक्स के काफी हद तक जो बेसिक्स हैं ये समझते हैं, आप कंप्यूटर आराम से चला लेते हैं, डेटा में आपको इंटरेस्ट है, दैट्स ऑल यू नीड टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट। कई लोग जिन्होंने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, वो भी डेटा एनालिटिक्स की जो स्किल है ये प्राप्त कर सकते हैं और एज ए डेटा एनालिस्ट अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। यस, दिस इज हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। और करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, आई एम प्राउड टू से ऑलरेडी कई लोग ये कोर्स कंप्लीट करके या तो नौकरी लग चुके हैं या तो विद इन देयर जॉब उनको प्रमोशन भी मिल चुका है, क्योंकि सिंपली इस कोर्स से आपका रेज्यूमे स्ट्रांग होता है। दिस कोर्स इज पावर्ड बाय IBM, द ग्लोबल टेक जायंट। और अभी जो हमारा करंट बैच है डेटा एनालिस्ट का, इसमें जो एनरोलमेंट है ये 13 तारीख के बाद से बंद हो जाएगी। जी हाँ, 13 तारीख मध्य रात्रि ये आखिरी दिन है इस बैच की एनरोलमेंट का। उसके बाद लंबे समय तक यहाँ पे हम नई एनरोलमेंट्स नहीं करेंगे, क्योंकि एक सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही रखते हैं हम बैच में, क्योंकि क्लासेस यहाँ पर लाइव होती हैं एंड वी वांट टू मेक श्योर दैट ऑल द लर्नर्स गेट प्रॉपर एक्सेस टू द एजुकेटर्स। सो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास इफ यू वांट टू एनरोल इन करियर 247 डेटा एनालिस्ट कोर्स। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा। लिंक पर करिए क्लिक, यहाँ पे अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी, नंबर, डिस्काउंट कोड ऑब्वियसली यहाँ पर डालिए PG10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोड ऑफर हो और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। द होल प्रोसेस इज़ वेरी स्मूथ एंड वेरी ईजी और आपकी लाइव क्लासेज शुरू हो जाएंगी।